नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का लेक्चर आधुनिक भारत के इतिहास पर है। खास तौर से इसे एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता और जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए तैयार किया गया है। और सभी प्रश्न यूपीपीएससी यानी कि आयोग के फेवरेट क्वेश्चंस हैं, बार बार पूछे गए हैं। इस लेक्चर की विशेषता ये है कि सभी प्रश्नों को इन डेप्थ एंड डीप में कवर किया गया है ताकि हिस्ट्री आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। और बिल्कुल सभी प्रश्नों को एक क्रम में लगाया गया है, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक सभी जो प्रश्न हैं, ऐसा नहीं है कि कोई घटना अगर बाद में हुई है तो वो प्रश्न आपसे पहले पूछा जाए। तो बिल्कुल बहुत ही सही तरीके से आपके सामने ये सारी चीज़ें रखी जा रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि यहाँ जो कुछ भी आप पढ़ें इसके बाद आपको कुछ और सर्च करने के लिए गूगल का इस्तेमाल ना करना पड़े। तो पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बताइए कि कालानुक्रमिक क्रम में भारत में जो यूरोपियों का आगमन हुआ था वो आपको यहाँ पर व्यवस्थित करना है, रीअरेंज। पुर्तगाली, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में से कौन सी कंपनी पहले आई, कौन सी उसके बाद में, कौन सी उसके बाद में और कौन लास्ट में। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखा जाए ना तो सबसे पहले भारत में कौन आए थे? सबसे पहले भारत में आए थे पुर्तगीज, यानी कि पुर्तगाली आए थे। ठीक है, पहला विकल्प आपका यहाँ पर ये पहला विकल्प होना चाहिए। इसके बाद कौन आए थे? डेन आए थे। फिर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, यानी कि ये 2 नंबर पाएगा। फिर आते हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 3 नंबर पर, और फिर आता है 4 नंबर पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि 1 2 3 4 का जो विकल्प है ये आपका करेक्ट है। 1 2 3 4 जो कि विकल्प ए में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए, सबसे पहले भारत में कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे, ठीक है ना। इसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन आए और फिर फ्रांसीसी आए। तो ये क्रम आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार यहाँ से प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं पुर्तगालियों के बारे में। तो पुर्तगाली आए थे कब? तो 1498 में आते हैं। वास्को डिगामा 1498 में कालीकट केरल पहुँचा था, जिससे यूरोपीय आगमन की शुरुआत होती है। इसके पहले कोई भी यूरोपी जो था भारत नहीं आया था। और यहाँ पर जो पुर्तगाली थे वो भारत क्यों आए थे? तो उनका जो मेन फोकस था वो था मसालों का व्यापार। इसके बाद दोस्तों 1602 में आते हैं डच, ठीक है ना। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी 17वीं शताब्दी की शुरुआत में आई और मुख्य रूप से इंडोनेशियाई द्वीप समूह पर केंद्रित रही, लेकिन भारत में भी व्यापारिक चौकियाँ उन्होंने स्थापित की थी। अब यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि पुर्तगाली आते हैं 1498 में, डच आते हैं 1602 में, अंग्रेज 1600 में क्यों लिखा गया है, जबकि मैंने अभी आपको बताया था कि ये तीसरे क्रम में थे। एग्जैक्टली दोस्तों, अंग्रेजों को भारत में आने में 8 वर्ष का समय लगा। इनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसको मान्यता तो मिल गई थी 1600 में, लेकिन भारत पहुंचे ये 1608 में। और इसी बीच एक गड़बड़ और भी हो गई थी। एग्जैक्टली जब 1600 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो उस समय भारत में शासन किसका था? भारत में शासन था अकबर का। लेकिन 1608 में जब यहाँ पर अंग्रेज भारत पहुँचे तो भारत में जो मुगल शासन था बदल चुका था और अकबर की जगह ले चुके थे कौन? जहांगीर, ठीक है ना। हालांकि जो पत्र वगैरह आए थे 1608 में वो अकबर को ही संबोधित करके लिखे गए थे, लेकिन जहांगीर यहाँ के शासक बन चुके थे। तो मतलब ये कि तीसरे क्रम पर भारत में पहुँचते हैं, ये तीसरे क्रम पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी तीसरे क्रम पर भारत पहुँचती है, ठीक है ना। और इसके बाद दोस्तों 1616 में आते हैं कौन? डेनिश आते हैं। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंची थी 1616 में। हालांकि इनका प्रभाव अन्य शक्तियों की तुलना में बहुत कम रहा था। लास्ट में आते हैं फ्रांसीसी 1664 में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अभी हाल ही में एलटी ग्रेड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। और भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक दोस्तों माना जाता है किसको? तो देखो, वास्को डिगामा ये तो आप जानते ही हैं, ये तो नहीं था। अल्बुकर्क, बार्थोलोम्यू और जॉर्ज ऑक्सडेन में से सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि अल्बुकर्क। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो पूरा नाम था अल्बुकर्क का अल्फांसो द अल्बुकर्क, और ये 1509 से लेकर 1515 तक भारत में पुर्तगालियों का गवर्नर बनकर रहा। 1510 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण काम किया गया था अल्बुकर्क के द्वारा, और इसके बाद ही माना गया कि भारत में जो पुर्तगाली हैं वो अपना पैर जमा चुके हैं। तो 1510 फरवरी में क्या हुआ था कि अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीता, और इस जीत में पुर्तगालियों की
जो दक्षिण पश्चिमी समुद्री तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व जो था वो बढ़ गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन होगा, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों भारत में जो पहला पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर जनरल बना था, ध्यान देना यहाँ पर जो अल्बुकर्क है ये आपका आंसर नहीं होगा। 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ये भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर जनरल बनकर आया था, तो विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर बनकर आया था और इसे खास तौर से जाना जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए, ठीक है ना। तो इसके बाद 1509 से लेकर 1515 तक पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, और इसमें नीनो डी कुन्हा का नाम भी जोड़ा जाता है। हालांकि इसका जो समय है वो 1539 से लेकर 1529 से लेकर 1538 तक रहा था, लेकिन इसने भी कई महत्वपूर्ण काम किए थे पुर्तगाली शक्ति के विस्तार में। ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल रट लेना। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर कौन था? तो जोसेफ फरेरा बोसा था। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पूछ रहे हैं कौन सा सही नहीं है। तो यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के बारे में पहला कथन है यहाँ पर कि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। अभी मैंने आपको बताया था कि पुर्तगालियों में 1510 में कब्जा किया था। कब किया था? 1510 में, यानी कि पहला कथन आपका गलत है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन ही सही नहीं है, यही आपका आंसर भी हो गया। लेकिन बाकी कथन भी बहुत ही अच्छे कथन हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, इनको भी देख लेते हैं। अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था? तो अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था, जो कि वर्तमान समय में कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में ओडिशा में पहला कारखाना लगाया था और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो ये सारे जो तीन कथन हैं बी, सी और डी, ये आप रट लेना, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी उनका नाम आपको बताना है। तो बंगाल में बांदेल, चिंसुरा, हुगली और श्रीरामपुर, ये 4 फैक्ट्रियां हैं। इनमें जो हुगली वाली फैक्ट्री है इसकी स्थापना की गई है पुर्तगालियों के द्वारा, यानी कि आपका उत्तर विकल्प सी है। तो दोस्तों पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा 1529 से लेकर 1538 तक इन्होंने मद्रास के निकट सैंथोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्र तट की पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया था। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान दीजिएगा कि सैंथोमी ये मद्रास के निकट था और हुगली ये बंगाल में। यहाँ पर पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने पुर्तगाली बस्तियां स्थापित करनी शुरू कर दी थी। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो मैंने आपको अभी बताया था कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है वर्ष 1600 में, भारत में पहुंचते हैं 1608 में। इसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि 1611 और 1613 ये 2 वर्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये कहाँ पर पहुँचे थे? ये एग्जैक्टली अकबर के नाम से इन्होंने सारे पत्र तैयार किए थे, लेकिन जब ये भारत पहुँचे तो समय बदल चुका था और अकबर नहीं बल्कि मुगल सम्राट हो गया था जहांगीर। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो जहांगीर के समय में ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम अपने कारखाने स्थापित किए थे। 1611 में उनका जो कारखाना लगा था पहला वाला, ये लगा था कहाँ पर? तो मछलीपट्टनम में लगा था। यह एक अस्थायी कारखाना था और 1613 में उन्होंने सूरत में अपना अस्थायी कारखाना लगाया था। ध्यान दीजिएगा कि सूरत में डचों द्वारा जो कारखाना लगाया गया तो वो 1616 में लगा था, यानी कि अंग्रेज़ों के बाद। और फ्रांसीसियों ने भी सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाई थी 1668 में जाकर। हालांकि फ्रांसीसी जब आए तो अंग्रेज़ काफ़ी विस्तार कर चुके थे, लेकिन फिर भी फ्रांसीसी यहाँ पर डटे रहे और उन्होंने अंग्रेज़ों को बड़ी तगड़ी चुनौती भी दी थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि प्रयागराज के किले पर अंग्रेज़ों का अधिकार कब स्थापित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1797, यानी कि विकल्प डी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना।
तो अवध के नवाब सादत अली ने 1797 में प्रयागराज का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो एग्जैक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अंग्रेज गवर्नर था, नाम से तो बच्चा था, यानी कि सर जॉन चाइल्ड। अब आपको भूलेगा नहीं, ठीक है, लेकिन इसके काम बड़े गंदे थे। ये बहुत ही गंदा बच्चा था। ये क्या करता था कि ये बम्बई और उसके आसपास जितने भी जहाज़ जाते थे, कहाँ पर वो जाते थे? सऊदी अरब में। क्यों? क्योंकि वो जाते थे, जितने भी मुसलमान होते थे वो हज करने लिए जाते थे, तो ये जितने भी हज यात्री होते थे उनको ये बंदी बनाने का प्रयास करता था। औरंगजेब को खबर मिली। औरंगजेब आप जानते ही हैं कि इस्लाम धर्म का बहुत ही कट्टर अनुयायी था, और उसने क्या किया कि सर जॉन चाइल्ड को देश निकाला दे दिया। लेकिन सर जॉन चाइल्ड ये बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। इसने हाथ पैर जोड़े, अपना नाक रगड़ा, लेकिन ये भारत से गया नहीं और अंततः हमें परिणाम भुगतने पड़े। अंततः क्या होता है, दुश्मन को अगर आप मारोगे नहीं तो अगले दिन उसका कद और बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब देखिए यहाँ पर सूची 1 क्या है? पहला कर्नाटक युद्ध, और यहाँ पर देखिए संधियों के बारे में बात की गई, यानी कि जो पहली सूची है यह युद्ध से संबंधित है, और दूसरी सूची जो है दोस्तों ये संधियों से संबंधित, यानी कि संधियों के नाम हैं। तो पहला कर्नाटक युद्ध जब हुआ था तो उसके बाद कौन सी संधि हुई थी? तो आपको पता ही है कि ये हुई थी एक्सला चैपल की संधि, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा कर्नाटक युद्ध दोस्तों जब हुआ था तो उस समय पेरिस की संधि हुई थी, ये भी आप ध्यान रखना। द्वितीय कर्नाटक युद्ध दोस्तों ये एक तरीके से अनिर्णायक युद्ध था। और प्रथम मैसूर युद्ध, इसमें क्या हुआ था? ब्रिटिश की हार हुई थी। तो विकल्प 4-1-3-2 वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा। 4-1-3-2 ये दिया गया है विकल्प सी में, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये प्रश्न यूपी पीसीएस प्री 2016 का है, ठीक है ना। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सुमेलित है, पहला कर्नाटक युद्ध ये चला था 1746 से लेकर 1748 तक, ठीक है, और एक्सला चैपल की संधि से ये समाप्त हुआ था। तीसरा कर्नाटक युद्ध ये दोस्तों हुआ था 1756 से लेकर 1763 तक, पेरिस की संधि से अंत होता है। दूसरा कर्नाटक युद्ध ध्यान देना, पहला हुआ था 1746 से लेकर 48 के बाद बस अगले वर्ष 49 से लेकर 54 तक चला था दूसरा कर्नाटक युद्ध, और फिर 54 बाद 55 छोड़ो 56 में तीसरा शुरू हो गया था, और इस प्रकार से। और पहला मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1767 से लेकर 1769 के बीच में, और इसमें क्या हुआ था? ब्रिटिश की हार हुई थी, और हैदर अली ने ब्रिटिशों को बहुत ही बुरी तरह से हराया था, ठीक है ना। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं उनको क्रम से लिख दिया है, ताकि आप इनको अगर आप 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो आपको सब चीज़ें बिल्कुल रट जाएंगी। तो 3 कर्नाटक युद्ध कब कब हुए? पहला होता है 1746 से लेकर 1748 के बीच में, दूसरा होता है 1749 से लेकर 54 के बीच में, तीसरा होता है 1746 से लेकर 63 के बीच में। तो ये बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, और ये PDF आपको बिल्कुल फ्री में दी जाती है। कहाँ पर? आपके पेड ग्रुप में, जिसकी कास्ट बहुत ही कम है, 299 ओनली है। अगर आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इस ग्रुप की विशेषता ये है कि इसमें आपको स्टैटिक जीके के सारे थियरी के नोट्स प्लस जनवरी से लेकर अब तक करंट अफेयर का सारा नोट्स आपको मिल जाता है, प्लस अब तक जैसे कि ये आपका 35वां मॉक टेस्ट है, मॉडल पेपर है, तो इसकी जो डिटेल PDF है ये भी आपको मिल जाएगी। अभी तक जितने भी मॉक टेस्ट हुए हैं सबकी PDF दे दी गई है। इसके अलावा पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिलता है, और इस ग्रुप की जो वैधता है ये बनी रहेगी जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती है। और इसमें मॉक टेस्ट भी आपके लिए रखे जाते हैं, ताकि जो कुछ आपने पढ़ा है उसके आधार पर आप अपना टेस्ट भी ले सकें कि आप कितने तैयार हैं। दोस्तों, बात करते हैं 4 मैसूर युद्ध के बारे में। तो पहला मैसूर युद्ध होता है 1767 से लेकर 1769 तक, दूसरा होता है 1780 से लेकर 1784 तक, तीसरा 1790 से लेकर 1792, और चौथा होता है 1799 से लेकर, और 1799 में ही जो है टीपू को ये लोग पकड़ के मार देते हैं। पहला युद्ध हुआ था मैसूर का, इसमें जो संधि हुई थी तो इसे कहते हैं मद्रास की संधि, ठीक है ना, मद्रास की संधि होती है। जो दूसरा युद्ध होता है तो इस दौरान होती है कौन सी संधि? तो फ्रेंड्स ये होती है मैंगलोर की संधि, ठीक है ना। तो मैंगलोर की संधि ये होती है 1784 में। और इसके बाद जो तीसरा युद्ध होता है तो इसमें होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि, और चौथा युद्ध इसमें तो टीपू मार ही दिया गया, तो कोई मतलब इसमें संधि नहीं होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे।
और देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो दोस्तों ये जो कथन है ये टीबी मैकाले का है। कई बार एग्जाम में टीबी मैकाले का पूरा नाम पूछा जाता है कि टीबी मैकाले का पूरा नाम बताइए, तो इनका पूरा नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकाले, ठीक है ना। तो ये एक जाने माने राजनीतिज्ञ और इतिहासकार हैं। कई किताबें इनकी अभी भी चर्चा में हैं। 1834 से लेकर 1838 ईस्वी तक भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन का प्रधान भी रहा था। ये प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ दी इंडियन पीनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी और अंग्रेजी को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार मार्क कीजिएगा। और इसका आंसर होगा दोस्तों विकल्प बी, यानी कि मुर्शीद कुली खान। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। मुगल सम्राट फर्रुखियत द्वारा 1717 में मुर्शीद कुली खान को बंगाल का सूबेदार बनाया गया था। मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के बाद उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। दोस्तों मैं आप लोगों से एक व्यक्तिगत क्वेश्चन करूंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि औरंगजेब जो था ये 1707 में मर गया था, ठीक है ना। तो इसके बाद 1707 के बाद 1707 से लेकर 1713 तक उसका जो बेटा था बहादुर शाह प्रथम, ये मुगल सम्राट बना था। इसके बाद जो अंतिम तक जाता है मामला, यानी कि जितने भी मुगल सम्राट होते हैं, क्या उनका क्रम आपको याद है? अगर आपको ये क्रम याद नहीं है तो मतलब क्या होगा ना कि इतिहास आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो जितने भी शासक हुए हैं उनका क्रम आपको पता होना चाहिए और इन पर एक थोड़ा सा वीडियो बना के मैं आपको दूंगा, तो उसको आप देखिएगा ज़रूर, ठीक है ना। सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब के बाद मुगल सम्राट कौन बना था। तो देखो यही प्रश्न आ गया है और इसका आंसर होगा बहादुर शाह प्रथम, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो औरंगजेब जो है दोस्तों मरता है कब? 1707 में। इसके बाद तब तक जो बहादुर शाह था ना वो 63 वर्ष का हो चुका था, 63 ईयर ओल्ड हो चुका था वो, और उसका नाम था राजकुमार मुअज्जम। तो मुअज्जम जो था यही बहादुर शाह की उपाधि लेकर सम्राट बना था। हालांकि बहुत सारे युद्ध हुए थे। तो आपको ये भी पता है कि जब शाहजहां मरने वाला था तो शाहजहां को बंदी बना लिया गया था, किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। फिर उत्तराधिकार को लेकर काफ़ी युद्ध हुआ, बहुत ही मतलब निम्न स्तरीय युद्ध हुआ था। बिल्कुल उसी प्रकार की जो स्थिति थी वो आगे चलकर बहादुर शाह के बेटों ने भी क्रिएट कर दी थी, ठीक है ना। औरंगजेब के सबसे बड़े पुत्र 63 साल के जो बहादुर शाह था, तो बहादुर शाह की उपाधि लेकर सम्राट बनता है। लेकिन फिर यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें सामने आने लगती हैं। जब बहादुर शाह मरता है तो उसके जो बेटे होते हैं ना वो लोग भी इसी प्रकार की, मतलब कहते हैं कि 1 महीने तक बहादुर शाह का जो शव था वो दफनाया नहीं गया था। सोचो कि कितनी बुरी हालत थी। और इसके बाद क्या हुआ था कि बहादुर शाह भी अपने भाइयों मुअज्जम आजम और कामबख्श को उत्तराधिकार युद्ध में मार दिया था। इसके बाद राजा बना था। खफी खान ने बहादुर शाह को साहिब बेखबर की उपाधि दी थी। यह 7वां मुगल सम्राट था। उसका शासनकाल 1707 जब मरा था कौन? औरंगजेब, तो 1707 से लेकर 1712 तक रहा। उसके सिंहासन पर कब्जा करने पर साम्राज्य विघटित और कमज़ोर होने लगा था और उसने गुरु गोविंद सिंह के साथ शांति बनाकर विद्रोही सिखों को खुश करने की कोशिश भी की थी। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस युद्ध में दारा शिकोह अंततः औरंगजेब से उत्तराधिकार का युद्ध हार गया था। आपको पता होगा कि दारा शिकोह शाहजहां को बहुत ही प्रिय था और यह एक धार्मिक व्यक्ति था, देखने में भी अच्छा था और उसकी जो नीतियां थीं बहुत ही एक तरीके से उदार नीतियां थीं। तो यही वजह थी कि शाहजहां चाहता था कि जो दारा है वही जो है आगे सम्राट बने। लेकिन औरंगजेब उसने सोचा कि मतलब सारे रास्ते क्लियर करने पड़ेंगे और जितने भी भाई हैं उनको मारना ही पड़ेंगे। और अंततः प्रश्न ये आता है कि दारा शिकोह अंततः औरंगजेब से उत्तराधिकार का युद्ध हार गया था। किस युद्ध में? तो देखो दोस्तों इसका उत्तर बनेगा धर्मत के युद्ध, देवराई के युद्ध, सामूगढ़ के युद्ध और खानवा के युद्ध में सामूगढ़ का युद्ध, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो मुगलों में उत्तराधिकार का कोई भी नियम नहीं था। सामान्यतः तलवार ही शक्ति है, यही उत्तराधिकारी का निर्णय लेती थी।
शाहजहां के 4 पुत्रों के बीच हुए उत्तराधिकार के युद्ध में एक नवीनता ये थी कि शाहजहां ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी तो चुन लिया था, लेकिन उसके जो भाई थे वो संतुष्ट नहीं थे। तो उसके अन्य बेटे और कई मुस्लिम उलेमा और रईस द्वारा उनके उदार धार्मिक विचारों के कारण वो दारा को पसंद नहीं करते थे, और यह एक प्रमुख कारणों में एक था जिसके कारण उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। तो जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पहले कौन सा हुआ और बाद में कौन सा हुआ। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, सबसे पहले लड़ा गया था बहादुरपुर की लड़ाई। ये बनारस के निकट लड़ी गई थी। बहादुरगढ़ का युद्ध या बहादुरपुर की लड़ाई ये फरवरी 1658 में हुई थी। ज़्यादातर जो उत्तराधिकार के युद्ध हुए हैं वो 1658 में ही हुए हैं, और 1659 में एक ही युद्ध हुआ था। ठीक है ना। तो ध्यान देना कि बहादुरपुर की लड़ाई में क्या हुआ था। सुजा कौन था? सुजा जो दूसरा बेटा था किसका? शाहजहां का। तो उसने खुद को बंगाल के स्वतंत्र राज्यपाल के रूप में घोषित किया था। तो सुजा को चैलेंज किया था दारा के बेटे सुलेमान ने। तो सुलेमान जो है जाता है सुजा को बहादुरपुर में हरा देता है। ठीक है ना। ये बहादुरपुर बनारस में है, लगभग 5 मील 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कहीं पर है। इसके बाद दोस्तों देखो, फरवरी में होता है बहादुरगढ़ की लड़ाई होती है फरवरी में, फरवरी 1658 में। इसके बाद अप्रैल मई में ही धर्मत का युद्ध होता है 1658 में ही। ठीक है ना। तो धर्मत की लड़ाई 1658 में औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच शाहजहां की गद्दी के लिए लड़ी गई थी। दारा शिकोह को औरंगजेब ने हरा दिया था। तो ध्यान देना कि जो धर्मत का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में दारा शिकोह हार गया था। किससे? औरंगजेब से। इसके बाद दोस्तों देखो, अगले ही महीने यानी कि मई महीने में ही लड़ी गई सामूगढ़ की लड़ाई, जो कि एक निर्णायक लड़ाई थी। दारा अपने विजयी सैनिकों की प्रतीक्षा किए बिना, तो यहाँ पर देखिए ओवर कॉन्फिडेंस दारा को ले डूबा। दारा ने क्या किया कि अपने विजयी सैनिकों की प्रतीक्षा किए बिना, जिन्होंने सुजा को हराया था, आगरा से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर सामूगढ़ की ओर वो चल पड़ा। शुरुआत में दारा का पलड़ा भारी रहा था, लेकिन मैंने कहा था ओवर कॉन्फिडेंस। दारा को लगा कि मार के गिरा दो इन लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाथी से वो उतर गया और घोड़े पर बैठ गया। अब जो इसके सैनिक थे, उन्होंने जब देखा कि हाथी पर तो कोई नहीं है, उनको लगा कि दारा मार दिया गया, और बस यही चीज़ जो थी उसकी हार का कारण बन गई। हालांकि दारा युद्ध के मैदान से भाग जाता है और यहाँ पर दारा जो है युद्ध हार गया। ठीक है। और यही सामूगढ़ की लड़ाई जो थी वो निर्णायक साबित होती है। हालांकि 12 से 14 अप्रैल 1659 में एक अंतिम युद्ध होता है, देवराई की लड़ाई। इसमें मुगल बादशाह औरंगजेब की जीत ने उसके सिंहासन पर अधिकार की पुष्टि कर दी थी। तो दोस्तों ये सारी लड़ाइयाँ जो हैं वो उत्तराधिकार युद्ध में हैं, जो कि शाहजहां के बाद लड़ी गई थी औरंगजेब और उनके भाइयों के बीच में। तो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर रखनी पड़ेंगी आपको। ठीक है ना। तो ये PDF अगर आप 1-2 बार पढ़ लेंगे तो फिर चीज़ें आपको भूलेंगी नहीं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को शुरू किया था? देखो दोस्तों, 2 युद्ध हुए। पहला तो ये था कि प्लासी का युद्ध हुआ था, जहाँ से ब्रिटिश प्रभुत्व जो है बढ़ना शुरू हुआ था। लेकिन 1764 में जब बक्सर का युद्ध होता है, तो बक्सर के युद्ध ने इस बात की मुहर लगा दी कि अब पूरे भारत में अंग्रेजों की सत्ता को चुनौती देने के लिए कोई शक्ति शेष नहीं बची है। ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लासी का युद्ध, ये आपका उत्तर बनेगा। ठीक है। तो विकल्प बी आपका करेक्ट है। प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 में, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव ने हराया था। क्या नाम था? रॉबर्ट क्लाइव। किसको हराया था? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को। एग्जैक्टली सिराजुद्दौला को हराने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने एक नीति चली थी। उन्होंने सिराजुद्दौला के जो विश्वस्त थे उनको अपनी ओर मिला लिया था, और सिराजुद्दौला को इस बात का पता ही नहीं था कि उसके जो वफादार हैं मीर जाफ़र, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ, ये लोग मुझे धोखा देने वाले हैं। तो युद्ध के मैदान में इन्होंने क्या किया कि युद्ध लड़ा ही नहीं और सिराजुद्दौला को मार दिया गया। इसके बाद दोस्तों आपको पता ही है कि फिर बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध में सारी जो कंट्रोल होती है वो अंग्रेज अपने हाथ में ले लेते हैं, क्योंकि जो उस समय दिल्ली का मुगल सम्राट था वो भी युद्ध में हार गया था। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता है? तो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक दोस्तों कहा जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। विकल्प बी आपका करेक्ट है, और ये संज्ञा किसी और ने नहीं, एक अंग्रेज ने ही दी थी इसको। तो विलियम पिट नाम का एक अंग्रेज इतिहासकार था जिसने रॉबर्ट क्लाइव को कहा था कि स्वर्ग से उतरा हुआ सेनापति। तो मुझे तो नहीं लगता, खैर ये तारीफ हो सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम क्या था?
तो यहाँ पर आपको बताना है कि पहले कौन सा युद्ध हुआ था, इसके बाद कौन सा होता है, कौन सा इसके बाद होता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले तो अंबर का युद्ध होगा, इसके बाद प्लासी का युद्ध, फिर वांडीवास का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध, यानी कि विकल्प बी आपका करेक्ट है। अगर इन्हें ईयर वाइज आप देखेंगे तो अंबर का युद्ध होता है अगस्त 1749 में, प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 में, वांडीवास का युद्ध होता है जनवरी 1760 में, और अंतिम रूप से बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 में। ठीक है ना दोस्तों, अगर इनको हम डिटेल में देखें तो अंबर का युद्ध जो कि हुआ अगस्त 1749 में, मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना ने वेल्लूर के समीप अंबर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरित दून को पराजित कर उसकी हत्या कर दी थी। एग्जैक्टली इस समय एक संगठन बन गया था, मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांसीसी एक तरफ हो गए थे, अंग्रेज जो थे वो नवाब अनवरुद्दीन की ओर थे। तो बस यहाँ पर लड़ाई होती है और फ्रांसीसियों ने एक तरीके से अंग्रेज को, नवाब अनवरुद्दीन को हराकर अंग्रेजों को हरा दिया था। तो ये था अंबर का युद्ध, हुआ था अगस्त 1749 में। नेक्स्ट है दोस्तों आपका प्लासी का युद्ध, इसके बारे में मैंने आपको भी बताया था, 23 जून 1757 अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में। इसमें सिराजुद्दौला को उसके विश्वस्तों ने धोखा दे दिया और अंग्रेज जो थे वो विजयी हो गए। वांडीवास का युद्ध ये जनवरी 1760 में होता है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। इसमें फ्रांसीसी जो थे वो पराजित हो जाते हैं और अंतिम युद्ध जो है बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था। मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना जो थी वो हार गई थी अंग्रेजों से। और इस बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया गया था, किसके द्वारा? हेक्टर मोनरो के द्वारा। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मोनरो ने किया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालते आला की स्थापना की थी? तो दोस्तों अदालते आला एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट था और इसकी स्थापना रणजीत सिंह ने लाहौर में की थी और यहाँ पर वो न्यायाधीश खुद थे, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों देखते हैं यहाँ पर, देखिए सूची 1 और सूची 2 को सुमेल करना है। इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, यानी कि इसका चौथा विकल्प सही होगा। मैंगलोर की संधि कब होती है? तो दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसके बाद मैंगलोर की संधि होती है 1784 में, इसका दूसरा विकल्प सही है। इसके बाद सालबाई की संधि दोस्तों होती है 1782 में और मद्रास की संधि होती है 1769 में, ये आपका विकल्प सही है। तो फिलहाल देखते हैं कि जैसे कि इलाहाबाद की प्रथम संधि ये 12 अगस्त को होती है, दूसरी संधि जो है कुछ ही दिनों के बाद 16 अगस्त 1765 में हुई थी। तो वर्ष एक ही है, 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। मैंगलोर की संधि दोस्तों यह दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1780 से लेकर 1784 तक, उसके बाद होती है, अभी मैंने आपको बताया था। सालबाई की संधि यह प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था, 1775 में स्टार्ट हुआ था, 82 तक चला था, तो 82 में यह संधि हुई थी। और मद्रास की संधि यह प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध यानी कि 1767 से लेकर 1769 के बाद 1769 में हुई थी हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। तो इन डिटेल ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। तो ये जो चर्च है बेगम समरू ने इसे कहाँ पर बनवाया था? तो दोस्तों याद रखना, इसे मेरठ के निकट सरगना नामक स्थान पर बनवाया गया था। विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। बेगम समरू 1750 से लेकर 1836 तक इनका समय रहा था। अगला क्वेश्चन होगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। ध्यान देना, यहाँ पर जो कथन है क्या कह रहे हैं कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, ये कथन आपका गलत है। विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ये कथन आपका सही है। ओनली 2 इज करेक्ट। तो पहला विकल्प आपका यहाँ पर गलत है। एग्जैक्टली दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर थे, न कि गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना। तो ये कथन अगर जनरल ना होता तो सही होता। आप थोड़ा डिटेल में लेके चलते हैं, जैसे कि वारेन हेस्टिंग्स, ध्यान देना ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वारेन हेस्टिंग्स 1774 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक है ना। तो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल बना था वो वारेन हेस्टिंग्स था, न कि रॉबर्ट क्लाइव, याद रखना इसको। और 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। ध्यान देना कि वारेन हेस्टिंग्स 1774 में बंगाल का बना था पहला गवर्नर जनरल, और 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ये भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था, ठीक है ना। और रॉबर्ट क्लाइव ध्यान देना यह बंगाल का पहला गवर्नर था, न कि गवर्नर जनरल।
हालांकि ये 2 बार बना, 1758 से लेकर 60 तक रहा, उसके बाद 1765 से लेकर 1767 तक, 2-2 साल के लिए बना था, 2 बार बना था बंगाल का गवर्नर। ठीक है ना। तो तीनों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये रटा हुआ होना चाहिए। देखो दोस्तों, इतिहास में कोई भी पारंगत नहीं होता है, पारंगत वही रहता है जो तथ्यों को याद रख पाता है, जिसके लिए रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप रिवीजन करते रहेंगे, चीज़ें आपको याद रहेंगी, रिवीजन बंद कर देंगे, चीज़ें आपको भूल जाएंगी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः भारत आगमन कब होता है? इलाहाबाद की संधि कब होती है? बक्सर का युद्ध कब होता है? वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर कब बनता है? तो यहाँ पर बताना है आपको कि कौन सी घटना पहले हुई थी और कौन सी घटना बाद में हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये RO री एग्ज़ाम 2016 में जो परीक्षा हुई थी उसके दौरान ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। तो ध्यान दीजिएगा, क्लाइव का जो भारत में पुनः आगमन होता है ये 3 मई 1765 में हुआ था। बक्सर का युद्ध मैंने बताया आपको कि ये 22 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था। इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, और वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बनता है 1772 में। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो क्रम देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है ना। इसके बाद क्लाइव का पुनः भारत आगमन 1765, फिर इलाहाबाद की संधि 1765, और फिर वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बना कब? 1772 में। तो इसको आप रट लीजिएगा, ठीक है ना। और याद रहे कि ये जो प्रश्न था त्रुटिपूर्ण भी था। त्रुटिपूर्ण क्यों था? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो कहा गया कि वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर बनना, ये जो मतलब यहाँ पर कथन है ये गलत है। वारेन हेस्टिंग्स दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत का गवर्नर नहीं बल्कि बंगाल का गवर्नर बना था कब? 1772 में, और बंगाल का ही गवर्नर जनरल बना था 1774 में, न कि भारत का, ठीक है ना। भारत का जो पहला गवर्नर जनरल बना था वो वारेन हेस्टिंग्स था, जो 1772 से लेकर 1785 तक इस पद पर रहा, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक सी स्लीमैन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड क्लाइव या फिर लॉर्ड मेयो। सही आंसर दोस्तों होगा विकल्प सी, यानी कि लॉर्ड क्लाइव जो था इसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, तो उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने ही किया था, जिसके बाद भारत में धीरे धीरे जो प्रभुत्व था ब्रिटिशों का वो बढ़ना शुरू हो गया था। अगला है कि अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया गया था राजा चेत सिंह के द्वारा। विकल्प सी सही है। ये प्रश्न UPPSC RO 2021 का है। और ध्यान देना कि जब विद्रोह किया गया तो उस समय जो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था, ये अपने सैनिकों और परिवार के साथ भागकर चुनार के किले में छिप गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान देना दोस्तों कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1784 में। तो 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, 1774 से लेकर 1785 तक। तो सही जवाब है इसका लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है रिंग फेंस का संबंध किससे है? रिंग फेंस, देखो फ्रेंड्स ये हमारा घर हो गया, इसके आसपास हमारे पड़ोसी हो गए, और पड़ोसी भी हमारे विरुद्ध ना जाने पाएँ, तो ये एक रिंग बनाने की बात कही गई थी। रिंग फेंस का यही मतलब होता है, और ये जो नीति थी ये अपनाई गई थी वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो एग्जैक्टली जो रिंग फेंस है एक सुरक्षा या अलगाव की रणनीति है, जिसका अर्थ है किसी संपत्ति, व्यक्ति या क्षेत्र को बाहरी खतरों या हस्तक्षेप से बचाने के लिए एक आभासी या वास्तविक अवरोध या बाड़ बनाना। तो भारत के बारे में बात करें तो यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए पड़ोसी राज्यों को बफर जोन के रूप में इस्तेमाल करने की नीति थी, जिसे अपनाया था किसने? तो वारेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। तो सही जवाब क्या बनेगा? वारेन हेस्टिंग्स, जो कि विकल्प सी में आपका दिया गया है। तो वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद
एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताव राय को पदच्युत कर दिया। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में हुई थी 1765 में, ठीक है ना। 1765 में शुरुआत हुई थी और 1772 में इसको समाप्त कर दिया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। तो दोनों याद रखना कि अगर कोई आपसे पूछे कि द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में कब हुई थी, तो ध्यान देना कि लॉर्ड क्लाइव के समय 1765 में, और ये समाप्त कब हुआ तो 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के समय में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल पर महाअभियोग का मुकदमा चलाया गया था। तो देखिए यहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड वेलेस्ली। तो सही जवाब है वारेन हेस्टिंग्स पर ही ये मुकदमा चला था। हालांकि बाद में इसे माफ़ी मिल गई थी। ये कहा गया कि इन्होंने जो अत्याचार किए वो सब जो है अंग्रेजी जो हुकूमत थी उसकी सुरक्षा के लिए किए थे, इसलिए इनको माफ़ी मिल गई थी। तो चला था लेकिन कोई फ़ायदा नहीं इसका। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। ये प्रश्न आरओ में पूछा गया है और दोस्तों इसका आंसर होता है दरोगा, ठीक है ना। विकल्प बी आपका करेक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन लागू नहीं होता है। दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, ये तो लागू होता है। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, ये भी से लागू होता है। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, इसको छोड़ दीजिए। भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, ये भी था। यानी कि विकल्प सी को छोड़कर बाकी जो कथन है ए बी डी ये आपके करेक्ट हैं। और ये देखिए आपका अंतिम प्रश्न है कि आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ उसका नाम क्या है। तो ये यूपीपीएससी मेंस 2010 का प्रश्न है। आंग्ल नेपाल युद्ध दोस्तों जब हुआ था तो उस समय वायसराय कौन था। तो सही जवाब दोस्तों इसका आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ उसका नाम बताना था आपको। ये प्रश्न यूपीपीएससी मेंस 2010 में पूछा गया था और इसका आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग्स, यानी कि विकल्प बी सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर क्रम गड़बड़ हो गया है ए बी सी, तो सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो आंग्ल नेपाल युद्ध दोस्तों ये 1814 से लेकर 1816 तक चला था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल, लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो गवर्नर जनरल काल है 1813 से लेकर 1823 तक है। 10 साल तक रहा था लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल। और इसी दौरान 1814 से 16 तक में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध के दौरान यानी कि अंग्रेज और नेपाली युद्ध के दौरान ये 1815 में एक संधि होती है जिसे कहा जाता है सुगौली की संधि। कई बार एग्जाम में आता है कि सुगौली की संधि कब हुई थी, तो 1815 में हुई थी। सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी, जिसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को किया गया था। ये जो संधि थी वो किसके बीच में हुई थी, तो अंग्रेज और नेपाल के बीच में हुई थी, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके सारे प्रश्न। ये सेशन आपको कैसा लगा। अब मैं आपके सामने एक प्रश्न रखता हूँ और इसका आंसर आपको बताना है। आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों कि यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है, 121, 139, 130 या फिर 133। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके जरूर देना है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर पेड ग्रुप में आप जुड़ना चाहते हैं तो 299 देकर आप पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो फ्रेंड्स ये ग्रुप आपकी बहुत हेल्प करता है। अगर आपके पास मान लेते हैं पैसे नहीं भी हैं तब भी आप इस ग्रुप से जुड़िए, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।